कैसे हैं आप सभी। 4 से 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं? वर्चुअल कम्युनिटी, ठीक है, आभासी समुदाय के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। मैनुअल कैसल्स का है, बेनेडिक्ट एंडरसन का है इमेजिन कम्युनिटी, देन जिगमेंट वर्मा का है लिक्विड मॉडर्निटी, एंड सेरी टर्कल का है डिजिटल सेल्फ। उसके बाद नेटजेन की परिभाषा देखते हैं कि नेटजेन किसको कहते हैं, डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं, साइबर वल्कनाइजेशन किसको कहते हैं। ओके, देन उसके बाद क्या है, साइबर क्राइम का जो साइबर क्राइम का जो टॉपिक है, साइबर एक्ट क्या है, उसमें से आपकी जो मेन मेन धाराएं हैं, क्लॉजेज हैं, किसके अंदर कौन सी चीज़ आती हैं। ओके, उसके बाद में आपका एक और टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बताता हूँ मैं। हाँ, डिजिटल अरेस्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, फिशिंग है, ये किसको कहते हैं, है ना। और उसके बाद में कार्ल मैनहिम की आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये वाला पूरा सेक्शन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा है भाई इसके बारे में। ओके, तो 5 से 6 चीज़ें हैं जो एक 7 पेज, देखो 7 पेज की पीडीएफ है। ओके, और ये क्या है, 20 से 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन स्पेशली मेंशन करा है यूपी पीसीएस आयोग ने स्पेशली मेंशन करा है अलग से कि भाई वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के बारे में, साइबर क्राइम्स के बारे में। ठीक है, तो 3 टॉपिक हैं। टॉपिकों में से 3 से 4 क्वेश्चन, नहीं तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 4 टॉपिक है, 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्पेशली मेंशन करा है भाई उसने, यूपीसीएस ने। ओके, तो जीएस के सेक्शन के लिए भी सही है, साइबर आईटी एक्ट वाला, वो तो ठीक है। उसके बाद में आपका सोशियोलॉजी के लिए तो है ही स्पेशली। ठीक है, चलो मैं इसकी पीडीएफ ना ग्रुप में पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, चलो देखते हैं कि वर्चुअल कम्युनिटी है क्या। देखो, रियल कम्युनिटी में हम समझते हैं क्या होता है, आमने सामने के संबंध होते हैं भाई रियल कम्युनिटी में, है ना। एक निश्चित टेरिटरी होती है, उसका एक नाम होता है। लेकिन वर्चुअल कम्युनिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है भाई, ना तो कोई टेरिटरी है, ना आमने सामने के संबंध हैं। वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है, मोटे मोटे शब्दों में समझ लो बस। अच्छा, अब इसको हम है तो ना वर्चुअल कम्युनिटी। भाई कम्युनिटी में लोग इंटरेक्शन कैसे करते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आज की दुनिया में है, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया जिसको हम एक्स अकाउंट भी बोलते हैं आजकल, है ना। तो उसके माध्यम से जब हाँ, लोगों से जुड़ते हैं, उसमें हाँ भी फीलिंग्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं। मोटे मोटे शब्दों में समझ आ गया ना आपको, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वर्चुअल कम्युनिटी का सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो इसका देखो, ये वो है, ये थोड़ा सा पढ़ने वाली भाषा में लिख दिया है कि भाई ये है, मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझा दिया, जरूरत ही नहीं है इसके। ठीक है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए अपन को। ओके, अब वर्चुअल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वर्चुअल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है किसने, है वो रेनगोल्ड साहब ने। ठीक है, ये रहा आपका, ये रहा हॉवर्ड रेनगोल्ड साहब ने इसके अवधारणा है, इसके प्रतिपादक हैं वर्चुअल कम्युनिटी के। बात समझ आई आपको। पूरी बुक का नाम याद रखना है आपको, द वर्चुअल कम्युनिटी होम स्टैंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक हाँ फ्रंटियर। ठीक है भाई, क्लियर है बात आपको। ओके, चलो उसके बाद में अब बात करते हैं इसी के संदर्भ में वर्चुअल कम्युनिटी के ही रेलिवेंट में मैनुअल कैसल्स ने भी एक अवधारणा दी, किसकी, नेटवर्क सोसाइटी की। किसकी थी, नेटवर्क सोसाइटी की। अच्छा, मैनुअल कैसल्स की ना 3 बुक हैं, बुक तो कई सारी हैं, लेकिन 3 बुक हैं जो पूछी जाती हैं, ट्रायोलॉजी बोलते हैं उनको। मैनुअल कैसल्स की 3 बुक हैं, उनको ट्रायोलॉजी बोलते हैं 3 बुकों को। पहली बुक है द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर, दूसरी है द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, एक और बुक है, तीसरी बुक का आप मुझे कमेंट करके बताना कि तीसरी बुक कौन सी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो कि नेटवर्क सोसाइटी क्या है, ये भी वही बात कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट ने क्या करा है आजकल, जो स्थानों का भूगोल था, जो टेरिटरी थी, डिफाइंड टेरिटरी थी, उसको तोड़ दिया है, उसको भाई उससे आगे निकल गए। तो उस बात वो अपनी बात को उस टर्मिनोलॉजी में रख देते हैं, बस उसी बात को सेम को क्या कहते हैं कि भाई स्पेस ऑफ प्लेस जो थे पहला, अब क्या होगा, उसकी जगह क्या हो गया, स्पेस ऑफ फ्लो में बदल गया है वो।
स्पेस ऑफ प्लेस जो था वो किस में बदल गया है, स्पेस ऑफ फ्लो में बदल गया है। ठीक है, ये आवासीय समुदाय इसी नेटवर्क संरचना का ही हिस्सा है। क्या कह रहे हैं मैनुअल कैसल साहब, क्या कह रहे हैं कि भाई जो आवासीय इमेजिन्ड कम्युनिटी है वो नेटवर्क संरचना का ही तो पार्ट है। ओके, इसी को उन्होंने नाम दिया नेटवर्क सोसाइटी। याद रखना, नेटवर्क सोसाइटी के अंतर्गत उन्होंने क्या शब्द यूज करे, स्पेस ऑफ प्लेसेस, स्पेस ऑफ फ्लोज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको आएगा ही आएगा, स्पेशली दिया है मैनुअल कैसल्स को वहां पे स्पेशली पीसीएस जीडीसी में डाल के। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन की। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिन्ड कम्युनिटी। याद रखना, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिन्ड कम्युनिटी। ठीक है, यद्यपि इनका काम राष्ट्रवाद पर था, लेकिन जो वर्चुअल कम्युनिटी है ना, सेम इनका इमेजिन्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट भी लागू होता है, याद रखना। ठीक है भाई, सेम ही अर्थ होता है इमेजिन्ड कम्युनिटी का, इसलिए इनके रेलिवेंट में बेनेडिक्ट एंडरसन का हमें कॉन्सेप्ट याद करना ही पड़ेगा, इमेजिन्ड कम्युनिटी। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद में जिगमेंट बोमा साहब ये क्या कहते हैं कि भाई ये भी वही बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। इन्होंने बोला कि नहीं, मॉडर्न सोसाइटी कैसी है भाई, लिक्विड मॉडर्निटी है। कैसी है, लिक्विड मॉडर्निटी। क्या कह रहे हैं देखो, हाँ बुमन, हाँ जिगमेंट बोमा क्या कह रही कि आवास, ये आलोचना करी थी इन्होंने। किसकी आलोचना करी, याद रखना, वर्चुअल कम्युनिटी की इन्होंने आलोचना करी है। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इन्हें कौन सा कम्युनिटी का, पेज कम्युनिटी का, याद रखेंगे जिगमेंट बोमा ने क्या कहा, वर्चुअल कम्युनिटी को पेज कम्युनिटी कहा। ठीक है, आसान समुदाय। उनके अनुसार वास्तविक समुदाय में जो जिम्मेदारी और त्याग होता है, भाई जो रियल होता है हमारे समुदाय में, ओके, वहाँ क्या होता है भाई, त्याग होता है। लेकिन जबकि वहाँ क्या होता है, वर्चुअल कम्युनिटी में, आभासी समुदाय में क्या होता है, वहाँ पर वो रियल त्याग नहीं होता। वो कैसा होता है, वो लिक्विड के रूप में होता है, तरल के रूप में होता है। बस फील कर सकते हैं, जब चाहे वो एक क्लिक में पूरे समुदाय से मिल सकते हैं, फेसबुक पे आके, व्हाट्सएप पे आके, और जब चाहे वो एक ही क्लिक में आके सब लॉग आउट कर सकते हैं, बोला मुझे नहीं मिलना। अब समझ आया, तो लिक्विड किसको कह रही है वो? ठीक है, उन्होंने अपनी भाषा में इसको क्या बोला, शॉर्ट टाइम को क्या बोला भाई, लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, ओके, लिक्विड मोबिलिटी। बात क्लियर है? उसके बाद में सेरी टकल, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, डिजिटल सेल्फ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किसने दिया है, सेरी टकल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये नए नए कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके भाई आने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये डिजिटल सेल्फ की बात करते हैं, सेम है। इनकी पुस्तक याद रखना, लाइफ ऑन स्क्रीन अलोंग टुगेदर, लाइफ ऑन स्क्रीन का याद रखिएगा आप। ओके, तो देखो वर्चुअल कम्युनिटी में सबसे पहले किसने दी, हेवर्ड रेनगोल्ड साहब ने दी। इमेजिन्ड कम्युनिटी किसने दी, बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी। ओके, उसके बाद मैनुअल कैसल्स के नेटवर्क सोसाइटी पढ़ के आए। उन्होंने क्या बोला कि भाई ये क्या है, स्पेस ऑफ प्लेस की जगह क्या होता है, स्पेस ऑफ फ्लो होता है। ये बात क्लियर है आपकी? जिगमेंट बोमा साहब ने क्या बोला, लिक्विड मोबिलिटी है भाई, और इन्होंने आलोचना करी, और इसकी जगह उन्होंने वर्चुअल कम्युनिटी की जगह उन्होंने क्या बोला भाई, ये पेज कम्युनिटी होती है। सेरी टकल का क्या है, डिजिटल सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो 5 कॉन्सेप्ट हो गए ये। ठीक है, कैसे 5 कॉन्सेप्ट हो गए, देखो आवासीय समुदाय ये हो गया आपका, हेवर्ट रेनगोल्ड का। देन उसके बाद में मैनुअल कैसल्स का नेटवर्क सोसाइटी वाला, देन बेनेडिक्ट एंडरसन का इमेजिन्ड कम्युनिटी, जिगमेंट वोमा साहब का लिक्विड मोबिलिटी, और सेरी टकल का डिजिटल सेल्फ। ओके, यहाँ तक चीजें समझ आई आपको, क्लियर है ना? अब बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की, जैसे नेटजेन क्या होता है। आजकल हम देखते हैं ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट पे कि भैया वो नेटजेन है, ये नेटजेन है, नेटजेनों ने इतना ट्रोल कर दिया, उसको ये कर दिया। आखिर होता क्या है? इसका अर्थ है नेटजेन शब्द का कि इंटरनेट और सिटीजन से मिलकर सब। मेरे देश में, भारत में, मुझे हाँ एक बड़ी कम्युनिटी जो इंटरनेट पर सर्व करती है, इंटरनेट को जो सर्व करती है, ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेके उनकी जो आलोचनाएं, उनकी जो रिप्लाईज हैं, किसी को ट्रोल कर दिया उन्होंने या किसी को क्रिटिसाइज करा है, ठीक है, तो वो इंटरनेट पर जो समुदाय बैठा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेटजियन। समझ आया आपको? अब इसकी परिभाषा देख लो कि इंटरनेट और सिटीजन से मिलकर बना शब्द जो आभासी समुदाय के सक्रिय नागरिकों को दर्शाता है। ठीक है, इस शब्द को किसने फेमस करा है, माइकल होवेन द्वारा, याद रखना। अब समझ आया ना नेटिजन क्या है? ठीक है भाई, ये क्या, ये याद रखना, सिटीजन से मिलकर जो शब्द बना है, और देश वाले नहीं है, सिटीजन से जो शब्द मिलकर बना है, नागरिक शब्द से। वहां पे असर्शन एंड रीजनिंग में ना ये क्वेश्चन दे देगा कि नागरिक की जगह और कुछ शब्द डाल देगा, आवासी कर देगा, आवासी लोगों के द्वारा। आवासी लोग नहीं होगा आंसर में,
कौन सा होगा? नागरिक शब्द होगा। ओके, नागरिक और आवासी में फर्क कर पा रहे हो ना? नागरिक वो होता है जिसके किसी देश के द्वारा उसको नागरिकता मिली होती है, और आवासी लोग वो होते हैं जो नागरिक नहीं होता है, केवल रह रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिजिटल डिवाइड क्या होता है। पूछा जाता है इसका कॉन्सेप्ट। भाई मोटे मोटे शब्दों में समझ लो, जिन लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस है, डिजिटल डिजिटल चीज़ों का एक्सेस है, ओके, और जिन लोगों के पास डिजिटल इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, दोनों में जो फ़र्क होता है उसी को क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड। मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस है, ठीक है, सामने वाले के पास नहीं है, तो दोनों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया ना, एक तो बिछड़ गया ना भाई। और मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ भाई, ग्लोबल में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और सामने वाले को नहीं पता चल रहा, वो अवेयर ही नहीं है इंटरनेट की वजह से, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है नहीं। उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, नेटजियन और डिजिटल डिवाइड के पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ये टर्मिनोलॉजीज का अर्थ क्या होता है। अब बात करते हैं साइबर वल्कनाइजेशन की, इसको भी देख लो। ये क्या है? इंटरनेट पर लोगों का अपने जैसे संकीर्ण विचारों वाला छोटा समूह। वल्कनाइजेशन क्या है? ठीक है, छोटे छोटे कंट्री थी, वल्कन कंट्रीज के ऊपर ये शब्द आया है, साइबर वल्कनाइजेशन। ओके, तो इंटरनेट पर कुछ समुदाय होते हैं भाई, कि भाई 10 लोगों की ये विचारधारा है, 15 लोगों की वो विचारधारा है, तो कुछ जो ग्रुप बटे होते हैं इंटरनेट पर, उसको क्या बोलते हैं? साइबर वल्कनाइजेशन। बात समझ आई आपको? ठीक है, और वो ऐसे भाई टॉलरेंस में उसमें नहीं होते, वो लड़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, चलो, ये यहाँ पर क्या है? एक टेबल फॉर्म में है, यहाँ से याद कर सकते हो। वर्चुअल कम्युनिटी का हैवल रेनगोल्ड ने कैसल से स्पेस ऑफ फिलो होराइजन नेटवर्क सोसाइटी में बेनेडिक्ट एंडरसन इमेजिन कम्युनिटी जिगमेंट बोमा ने क्या बोला? कम्युनिटी पेज कम्युनिटी। उसके बाद सेरी टकल अलोंग टूगेदर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट में मैंने वो क्या कर दिया है? एक टेबल फॉर्म में कर दिया है। ओके, कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है आपसे। हाँ देखो, इतनी सारी मैं डेडिकेशन के साथ ना थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट तक। मेन मेन है जो चीज़ें, किसी जो नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आपको अवेयर नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मोस्टली, पता है चीज़ें क्या होती है जब हम बिना सिलेबस के पढ़ते हैं? यही फ़र्क होता है, साफ तरीके से पढ़ना। वो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा है, एक एक शब्द देखा है मैंने जीडी की सिलेबस में, कि कौन कौन सा सिलेबस है जो एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई हैं वहाँ पे। तो बस आपका कितना काम है, इसको पढ़ना है, दो दो बारी याद करना है, और तीसरा काम है भाई शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इतना तो बनता है। ठीक है, कुछ नहीं होता नहीं शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका। ओके, इतना आपका एक दायित्व तो है कि जिससे पढ़ रहे हो ना अच्छे से, उसका थोड़ा सा देना भी चाहिए। मुझे ना बूस्ट मिलता है यार, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? साइबर क्राइम। भाई अब बात करते हैं साइबर क्राइम है क्या। सब जानते हैं साइबर क्राइम कब कब आया, आईटी एक्ट कब आया? आईटी एक्ट कब आया? 2000। इसमें संशोधन कब हुआ? 2008 में। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, आईटी एक्ट मैंने 2 से 3 मिनट में भी पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, सारी की सारी इसकी धारा पढ़ाई है, लेकिन थोड़ा रिवीजन के तौर पर आज भी पढ़ लो। तो कब आया आईटी एक्ट? 2000 में। उसके बाद संशोधन कब हुआ? 2008 में हुआ। और बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें भी कुछ इसके क्लॉजेस डाले गए हैं, देख लेते हैं क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल 43 आईटी एक्ट का धारा 43 क्या है? बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम से डेटा डाउनलोड करना, कॉपी निकालना, डाटा थेफ्ट। याद रखना कौन सी क्लोज, ये धारा पूछी जाती है यार, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, फालतू की चीजें नहीं बिल्कुल। धारा कौन सी? 43, डेटा थेफ्ट, डाटा चुराना, इतना याद करना है। धारा 65 याद रखना, कंप्यूटर को क्या करना है? कंप्यूटर सोर्सिंग के साथ टेम्परिंग करना, दस्तावेजों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ी करना। हैकिंग और साइबर फ्रॉड किस में आता है? 66 में। कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना किसके अंतर्गत आता है? धारा 66 के अंतर्गत। ठीक है, चोरी के कंप्यूटर 66 भी याद रखना, और 66 सी आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर, पासवर्ड या बायोमेट्रिक का चोरी करना, किसके अंतर्गत आता है? 66 सी। ठीक है, उसके बाद में 66 डी याद रखना आप, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके किसी रूप का धारण करना, भेष बदलकर धोखाधड़ी करना, फिशिंग, फर्जी कॉल। ओके, प्राइवेसी का हनन याद रखना, 66 ई में आता है। प्राइवेसी का हनन किस में आता है? 66 ई में ही आता है भाई, याद करना है इसको। ठीक है, देखो 66 ई याद रखेंगे, 66 एफ याद रखेंगे, साइबर टेररिज्म। 3 चीजें याद रखेंगे, 4 चीजें कौन कौन सी हैं? डाटा थेफ्ट कौन सी धारा में आता है? 43 में आता है। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद में मोस्ट मोस्ट याद रखेंगे, धारा 66 याद रखेंगे। उसके बाद में धारा 66 ई,
66 याद रखेंगे वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, और 66F याद रखेंगे साइबर टेररिज्म। इतना तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद 67 भी याद रखेंगे ओबेसेंटी, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को प्रकाशित करना। कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा 67 के अंतर्गत आता है, याद रखना भाई। ओके, ठीक है, चलो। उसके बाद में थोड़ा सा काम करा है, देखो साइबर क्राइम पे किस किस ने काम करा है। ये नए, हाँ अभी ये नए प्रोफेसर हैं, इन्होंने काम करा है। साइबर अपराध शास्त्र के जनक कौन है? प्रोफेसर के जयशंकर, याद रखना। साइबर अपराध शास्त्र के जनक कौन है? साइबर क्रिमिनोलॉजी के कौन फादर कौन है? कौन है? के जयशंकर हैं, याद रखना है इनको भाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने थ्योरी कौन सी दी? स्पेस ट्रांजिशन थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी? स्पेस ट्रांजिशन थ्योरी दी है। अब बात करते हैं, डेविड वॉल ने भी काम करा है साइबर अपराध पर, ठीक है। इनकी बुक का नाम याद रखना, साइबर क्राइम द ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम ऑफ इंफॉर्मेशन एज, ठीक है, याद करना है इनकी बुक को। डेविड वॉल ने भी काम करा है, और इन्होंने क्या करा, साइबर, हाँ, क्राइम को क्लासिफिकेशन किया। इनका बुक का नाम क्या है? साइबर क्राइम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्राइम इन इंफॉर्मेशन एज, ठीक है। बाकी ये देख लेना कि साइबर ट्री पास से साइबर थ्रेफ्ट, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर वायलेंस, इनका अर्थ देख लेना क्या है। अब बात करते हैं थॉमस जे हॉल्ट का, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? सोशल लर्निंग एंड साइबर कल्चर के बारे में उन्होंने बताया। थोड़ा सा देख लेना बस थॉमस होल्ट के बारे में कि हाँ इन्होंने ये बोला है, ओके। उसके बाद मर्टन को भी स्ट्रेंथ थ्योरी से बता सकते हो कि ये है, मैंने डाल दिया है। उसके बाद रूटीन एक्टिविटी थ्योरी कोहेन और फेल्सन की है, याद करना भैया। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी ये क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार साइबर अपराध तब घटित होता है जब इंटरनेट पर तीन चीजें एक साथ मिलती हैं। कौन कौन सी? मोटिवेट ऑफेंडर, रूटीन एक्टिविटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना इसको। क्या है? मोटिव, हाँ, एक अपराध, साइबर अपराध क्यों घटित होता है? उन्होंने तीन कंडीशन बताई कि भाई एक होता है मोटिवेट ऑफेंडर होता है, ठीक है, सुइटेबल टारगेट मिल जाता है, और फिर एब्सेंस ऑफ कैपेबल गार्जियन, सक्षम राजनीति, हाँ, रक्षक की अनुपस्थिति जब होती है। तीन की चीज़ों के चक्कर में क्या होता है भाई? ये साइबर क्राइम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। ये मैंने इंटेंशनली डाला है ये यहाँ पर, ओके। ये पूछा जाता है और आजकल बहुत ट्रेंड में है डिजिटल अरेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई, जो सोसाइटी में जो चल रही हैं, और उसके अर्थ को प्रोफेशनली पूछ लिया जाता है एजुकेशनल, हाँ, टर्मिनोलॉजी में। तो डिजिटल अरेस्ट देखो क्या है, मैं मोटे मोटे तौर पर समझा देता हूँ। आजकल जो साइबर थाने से, साइबर सेल से पुलिस इंस्पेक्टर जो बात करता है कि मैं उस फलाने थाने से बात कर रहा हूँ, मैं साइबर इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, और आपने ये करा है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आना पड़ेगा आपको। और वो ड्रेस पहन के भी बैठे होते हैं भाई साहब, नकली वाली, वो स्टार विस्टार लगा के, और वीडियो कॉल पे भी कर देते हैं कि हाँ भाई हाँ, ठीक है। और सामने वाले को क्या करते हैं, एक सामान्य नागरिक को उलझा देते हैं, और उसको डर, हाँ, डर करा के क्या करते हैं, उससे पैसा ऐंठ लेते हैं। ये क्या है? एक डिजिटल अरेस्ट है, कि फ़ोन से ही उसने क्या हो गया भाई, वो अरेस्ट हो गया, पैसे दे गया उसको। बात समझ आई आपको? क्लियर है बात? अब ये आप इसकी परिभाषा पढ़ लेना, मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद फिशिंग, फिशिंग क्या होती है? देख लो, इंटरनेट पर नकली जाली ईमेल, जो नकली जो मेल करना है, मैसेज, वेबसाइट के जरिए लोगों को धोखा देना। अपराधी बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी की किसी जानी मानी संस्था का नकली रूप धारण करना, कि भाई मैं पंजाब नेशनल बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका एटीएम पिन वो हो गया है, एक्सपायर हो गया है, आप क्या करें, आप ओटीपी बता दें। फिशिंग करते हैं। फिशिंग का मतलब होता है चोरी करना, बात समझ रहे हो? चोरी करना होता है फिशिंग का मतलब। अब देख तो, फिशिंग के बारे में पूछा जाता है, पूछा गया है। अब देखो, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होती है? ये एक प्रकार का साइबर साइबर अटैक है। इसमें किसी वेबसाइट, ऑनलाइन सर्विसेज या नेटवर्क पर इतना नकली ट्रैफिक रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है कि सर्वर ही क्रैश हो जाता है। भैया डीओएस आ जाती है, बोला सर्विस वर्विस नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक कर दिया जाता है सर्वर पर, ठीक है। इसके कारण जो जेन्युइन यूजर्स हैं, वो सर्विस पर वेबसाइट का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, यानी उन्हें सर्विस देने से डिनाई, मना कर दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखो, मतलब बैंकों में जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बैंकों में होता नहीं है, बहुत सेफ सिक्योर उनका वो होता है, सर्वर होता है, लेकिन उसके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। बैंकों में क्या होता है कभी कभार, कि भाई अमेरिका में ऐसा हुआ था एक बारी, जब साइबर फ्रॉड हुआ था, बहुत बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। सारी की सारी भाई सर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कर दिया था यूएसए में, उत्तर कोरियंस ने और चाइनीज ने मिलके, कि भाई डीयूएस लगाना पड़ा, भैया बोला सर्विस नहीं मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा बिजी है, ट्रैफिक है, ठीक है। ये क्या है? इसको साइबर वॉरफेयर का हिस्सा माना जाता है।
DOS को क्या होता है, साइबर वॉरफेयर का हिस्सा। चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस पैसा ही इसी से कमा रहे हैं, यूएसए से। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब तो इंडिया में इसका बहुत ट्रेंड हो गया है। ओके, अब बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग। ये क्या होता है? जब एक व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किसी का लगातार पीछा करता है, उस पर नजर। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हम किसी के पीछे नजर रखते हैं, बोलते हैं ना भाई स्टॉक क्यों कर रहा है मुझे। तो अब साइबर क्या है? कंप्यूटर के माध्यम से उस पर नजर रखना, उसके ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप, इस सब के माध्यम से बोलो सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कर रही है, उसको क्या कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग, डिनायल ऑफ सर्विसेज, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट, चारों टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझ आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है? चारों के बारे में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कार्ल मैनहीम की। इन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, लास्ट हमारा टॉपिक है। स्पेशल मेंशन किया है यूपीपीसीएस जीडीसी के एग्जाम में कि भाई आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के बारे में बताइए क्या है। ठीक है, चलो। इनकी एक तो कार्ल मैनहीम क्या है, इनकी बुक का ही नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ओके, अब देख लेते हैं कि भाई आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया बोला क्या है इन्होंने, मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। पहले तो इनका बुक का नाम याद रखना, मैंने डाला है थोड़ा सा। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, एन इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सेकंड बुक है मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पूछी गई है सारी बुक। डायग्नोज ऑफ आवर टाइम, वॉर टाइम ऐसे ऑफ सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंजर्वेटिव थॉट्स। सारी की सारी बुक याद रखना प्लीज। अब बात करते हैं कि भाई आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है क्या। देखो मोटा मोटा समझ लो, फिर आप पढ़ते रहना इसमें से। एक तो बांट ले, दो विचारधाराएं हैं, एक है आइडियोलॉजी, एक है यूटोपिया। आई रिपीट, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया क्या है? दोनों विचारधाराओं के प्रकार हैं। पहली बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा। आइडियोलॉजी को उन्होंने क्या अर्थ बताया है? वो कह रहे हैं कि समाज में जो उच्च वर्ग होता है, समाज में जो उच्च वर्ग होता है, जिनके पास संसाधन होते हैं, ठीक है, वो जैसी अपनी, वो क्या करते हैं, वो उच्च संस्कृति का, उच्च विचारधारा का क्या करते हैं, निम्न लोगों के, निम्न लोग कौन होते हैं? जो मध्यम वर्ग होता है, ठीक है, जो सर्वहारा होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं, अपनी विचारधारा को उन पर थोपते हैं एक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ताकि वो अपने आप को संपन्न बनाते रहें, वो अपने आप को संपन्न रख सकें हमेशा के लिए। कौन? उच्च वर्ग वाले लोग। ठीक है, समझ आया? दोबारा से समझा देता हूं मैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया दोनों दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। आइडियोलॉजी को कार्ल मैनहीम क्या कह रहे हैं कि भाई ये उच्च वर्ग की विचारधारा है। ठीक है, अच्छा। यूटोपिया क्या है? ये निम्न वर्ग की विचारधारा है। ओके, उच्च वर्ग वाली जो आइडियोलॉजी है वो क्या चाहते हैं कि भाई अपने आप को हमेशा ऐसे ही बना के रख सकें, तो वो क्या करते हैं, थोपते हैं अपनी विचारधारा को। किस पर? किस पर थोपते हैं? निम्न वर्ग वालों पर, यूटोपिया वालों पर। ठीक है, अच्छा। अब यूटोपियंस क्या है? वो निम्न वर्ग वाली विचारधारा है। ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम उच्च वर्ग को खत्म कर दें, बिल्कुल क्रांति के माध्यम से। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो यही है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया का पूरा सार बता दिया आपको मैंने। अब अब समझ आ गया ना कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया क्या है। देखो अब थोड़ा सा पढ़ लो, यही कह रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा इसका टेबल भी बनाया होगा, एक जस्ट ए सेकेंड। हाँ, यहाँ ये रहा, देखो। और इन्होंने चार प्रकार की क्या बताई है, यूटोपिया भी बताई। ये, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चार प्रकार के इन्होंने यूटोपिया भी बताए। इससे पहले थोड़ा सा ये देख लो, देखो यहाँ पे लिखा है कि विचारधारा की अवधारणा क्या है। मैनहीम के अनुसार क्या है? विचारधारा समाज के सत्तारूढ़ प्रभुत्वशाली, अभी बताया ना मैंने कि विचारधारा किसकी है? डोमिनेंट क्लास की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसे जस्टिफाई करना। यही तो बताया था ना मैंने अभी कि भाई आइडियोलॉजी, ये उच्च वर्ग वाले लोग क्या करते हैं, इसको स्टेटस को मेंटेन करना होता है इनको, कि भाई ये बना रहे। अच्छा, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मैनिन ने क्या बोला, विचारधारा को दो भागों में बांट दिया, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, टोटल आइडियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया का क्या है? मैनिन के अनुसार यूटोपिया समाज के शोषित, पीड़ित, अधीनस्थ वर्ग है। मैं ये तो कह रहा था, ये कौन सा है? निम्न वर्ग है, अधीनस्थ वर्ग है, ये ऑप्रेस्ड क्लास है, ये उसकी विचारधारा है। ये क्या करते हैं, ये स्टेटस को पूरी तरह से नकारता है, वो नष्ट करना चाहता है भविष्य में। बोला यार ऐसे थोड़ी नाम जिएंगे। ठीक है,
तो यह एक ऐसी काल्पनिक या भविष्योन्मुखी की सोच है जो वर्तमान परिस्थितियों में असंभव लगती है, लेकिन इसका उद्देश्य समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होता है। मैंने ये कह रहे हैं कि भाई असंभव सी चीजें लगती हैं, ये कैसे हो जाएगा, निम्न वर्ग कैसे इतनी बड़ी क्रांति कर देगा, लेकिन इसका उद्देश्य समाज में क्या है, परिवर्तन लाना होता है। बात क्लियर है आपकी यहाँ तक? ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। अब बात करते हैं, मैंने ने इतिहास के संदर्भ में यूटोपिया को 4 रूप में बताए। यूटोपिया के 4 रूप बताएं, याद रखना, पूछ लेगा एग्जाम में। कौन कौन सा है? पहला ऑर्गेस्टिक, ठीक है, चैलिज्म। दूसरा है लिबरल ह्यूमैनिटेरियन यूटोपिया। तीसरा है कंजर्वेटिव यूटोपिया। चौथा है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यूटोपिया। तो पहला यूटोपिया क्या कह रहा है, इसमें बिना किसी ठोस योजना के तात्कालिक और अत्यधिक भावनात्मक आवेग के साथ में व्यवस्था बदलने का प्रयास होता है। ओके, बिना किसी ठोस योजना के, जैसे मध्यकाल में धार्मिक विद्रोह होते थे। दूसरा उदारवादी मानवता, लिबरल ह्यूमैनिटेरियन यूटोपिया, यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे की बात पर आधारित होता है। ये कहाँ हुआ? जैसे फ्रांसीसी क्रांति विचारधारा में। क्यों बता रहे हैं यूटोपिया के बारे में? कि भाई इससे समाज में परिवर्तन आता है, इसलिए इन्होंने 4 प्रकार के यूटोपिया बताए हैं। तीसरा यूटोपिया है कंजर्वेटिव यूटोपिया। यह अतीत के किसी स्वर्ण युग की ओर लौटने की बात करता है, जो वर्तमान के खिलाफ एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये कहाँ चल रहा है? इसका एग्जाम्पल देखो, देखो सोशियोलॉजी को ना अप्लाई करा करो। कंजर्वेटिव यूटोपिया कहाँ चल रहा है? नॉर्थ कोरिया में, चाइना में, मुस्लिम देश में। ठीक है, सारे के सारे मुस्लिम देश क्या है? कंजर्वेटिव यूटोपिया वाले हैं, वो पुरानी व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। इंडिया में भी देखो, राम राज्य क्या है? कंजर्वेटिव यूटोपिया है। इससे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, है ना, कि भाई राम राज्य। महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं? उनका जो नारा था, वेदों की ओर लौटो, कंजर्वेटिव यूटोपिया, कि भाई पहले से सब कुछ होना चाहिए। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये क्या था? ये कंजर्वेटिव यूटोपिया के एग्जाम्पल है। मेंस में अगर इस तरह की लिखोगे ना भाई, प्रोफेसर खुश हो जाएगा, बोले सामने वाला जो है, एस्पिरेंट जो है, वो सोशियोलॉजी को जी रहा है, उसको पता है, कनेक्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सोशलिस्ट कम्युनिस्ट यूटोपिया। ये क्या है? एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए आर्थिक और ऐतिहासिक ताकतों पर आधारित क्रांति की बात करते हैं। ठीक है, चलो, अब ये तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना था मैंने बता दिया आपको। ओके, उसके बाद में मोस्ट क्या है? कुछ नहीं है। तो ये थी 30 मिनट की वीडियो थी। मैं ये पीडीएफ पढ़ना भाई, ओके, ग्रुप से डाल के मैं ग्रुप में पिन कर दूंगा, सारे लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये कंप्लीट हुए हैं, मुझे नहीं लगता इनके बाहर कुछ भी होगा। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बनी रही जब तक। हैव अ गुड डे, जय हिंद।